दोस्तों इमेजिन करो एक मूवी का सीन चल रहा है और एक चोरों के ग्रुप ने परफेक्ट हाइस्ट यानी डकैती को अंजाम दिया है और बैंक से मिलियंस ऑफ डॉलर्स गायब है। मतलब वो तिजोरियां साफ कर चुके हैं और चोरी के बाद किसी को कोई अंदाजा नहीं आखिर वो चोर कौन है, बस एक चीज को छोड़कर कि उन चोरों ने बस मास्क पहने हुए थे। लेकिन इन्वेस्टिगेटर्स को अपनी इन्वेस्टिगेशन के दौरान एक सबूत हाथ में लगता है, चोर का डीएनए। और डीएनए तो फुल प्रूफ एविडेंस होता है जिससे पुलिस को पता चल जाएगा कि वो चोर कौन था। लेकिन तभी कहानी में एक ट्विस्ट आता है और पुलिस वालों के फ्यूज उड़ा देता है। यह डीएनए उन्हें जो मिला था उन्होंने इसे अपने डेटाबेस में चेक किया तो उन्हें यह पता चला है कि डीएनए तो मैच हो रहा है, लेकिन एक से ज्यादा लोगों का, वो भी सेम डीएनए। बट हाउ? कुछ ऐसी ही असली कहानी मैं आज आपको बताने जा रहा हूं जिसे सुन आपके, मुझे नहीं पता आगे आप क्या समझने वाले हो, रोंगटे खड़े हो जाएंगे। और हाँ, इस कहानी को हम आपको एनिमेशन बनाकर पूरे ढंग से अच्छे तरीके से समझाएंगे। सो कीप वॉचिंग द वीडियो। और अगर आपको पसंद आती है आज की ये वीडियो तो इस वीडियो को लाइक कर देना। लाइक के एम आज का हम 80,000 रख लेते हैं और हाँ, सब्सक्राइब भी कर लेना। तो चलिए शुरू करते हैं। हेलो व्हाट्सअप गाइस, मेरा नाम है अमृतपाल सिंह एंड यू आर वाचिंग बदमाश आइकन। और ज्यादा टाइम का चुतिया ना करते हुए चल करो, हो जा शुरू। 25 जनवरी सन 2009 बर्लिन जर्मनी। बर्लिन पुलिस ने अपने आप को एक ऐसी सिचुएशन में पाया जहां दिन दिहाड़े 3 मास्क पहने हुए बंदों ने एक लग्जरी डिपार्टमेंट जिसका नाम था कार डीवी, वो उसमें घुसे और अपनी डकैती को अंजाम दिया। कार डीवी यूरोप का सेकंड लार्जेस्ट डिपार्टमेंटल स्टोर है और 1907 से जब से ये ओपन हुआ था तब से ये हाई क्लास कस्टमर्स को अपनी ओर और अपनी मर्चेंडाइज से अट्रैक्ट कर रहा है। बता दूं कि कार डीवी कोई मामूली डिपार्टमेंटल स्टोर नहीं था कि कोई भी वहां ऐरा गैरा घुस सकता है और चोरी कर ले। ना, उस बिल्डिंग में दुनिया भर की सिक्योरिटी थी, जो भी आप सोच सकते हो उससे भी ज्यादा। वो अपने प्रोडक्ट्स को सेफ रखने के लिए मोशन डिटेक्शन सेंसर और एडवांस्ड अलार्म्स लगे हुए थे, जिन्हें इन 3 चोरों ने पूरी तरह से धोखा दे दिया। अब एनिमेशन की मदद से जानते हैं कि उन्होंने चोरी कैसे की। वो सीधा बिल्डिंग की छत पर चढ़े, वहां से वो स्काईलाइट के रास्ते उस डिपार्टमेंटल स्टोर के मेन हॉल में उतर गए, वो भी रस्सियों के सहारे। और वहां से वो मेंस डिपार्टमेंट में चले गए। वहां जाने के बाद उनका असली काम चालू होता है। उन चोरों के ग्रुप ने डिस्प्ले केस में पड़ी जितनी भी ज्वेलरीज थी, जितनी भी लग्जरी वॉचेस थी, सबको उठा लिया और अप्रोक्सीमेटली $7 मिलियन का चूना लगा दिया। और एक बार फिर से वो सिक्योरिटी सिस्टम को चकमा देकर शहर से फरार हो गए, वो भी पुलिस को बिना भनक लगे। और क्योंकि उन्होंने अलार्म्स को एक्टिवेट ही नहीं किया था तो इसका मतलब सिक्योरिटी वालों ने समय पर कैमरास चेक नहीं किए, और जब चेक किए तब तक बहुत देर हो चुकी थी। वैसे भी बाद में कैमरा फुटेज थी भी किसी काम की नहीं, क्योंकि उन्होंने तो मास्क पहन रखा था। सुनने में यह हाइस्ट कितनी भी परफेक्ट दिख रही हो, लेकिन चोर भी तो इंसान ही होते हैं और इंसान हमेशा गलती करते हैं, क्योंकि इंसान के डीएनए में ही गलती करना छुपा है। और वही हुआ। इन्वेस्टिगेशन के दौरान पुलिस वालों को 2 एविडेंस हासिल हुए, एक रोप लैडर, वही रस्सियों की पैडी, और दूसरा ये एक ग्लव। रोप लैडर तो किसी काम की नहीं थी, पर ये ग्लव इस इन्वेस्टिगेशन में बहुत काम आने वाला था। पुलिस वालों को इस रबर ग्लव में से एक पसीने की बूंद मिली जो कि उसी चोर की थी जिसने इनको चूना लगाया था। फिर क्या था, पुलिस वालों के तो पैर जमीन पर नहीं लग रहे थे, क्योंकि उनके अकॉर्डिंग उस पसीने से जो भी डीएनए मिलेगा उससे यह केस सॉल्व हो जाएगा। लेकिन यहीं से उनकी मुश्किलें चालू हो गई। जब उन्होंने पसीने की निकली उस बूंद से उस डीएनए को चेक किया और अपने डेटाबेस में डाल के देखा तो मैच तो हुआ, लेकिन 2 लोगों से एक ही डीएनए, वो भी 2 लोगों का कैसे हो सकता है? पर हो सकता है, सुनो। क्योंकि जिनसे वो डीएनए मैच हुआ वो दोनों थे ट्विन ब्रदर्स, यानी जुड़वा भाई, और वो भी आइडेंटिकल। ये 2 मुस्लिम गाय थे, एक का नाम था हसन, दूसरे का नाम था अब्बास। अब पुलिस कंफ्यूज हो गई थी कि साला पकड़ा किसे जाए, लेकिन इस असमंजस को दूर रखते हुए पुलिस ने दोनों ही भाइयों को 1 हफ्ते के अंदर उठा लिया और थाने ले आए। अब पुलिस को श्योरली पता था कि इन दोनों में से कोई एक चोर है या दोनों, क्योंकि पॉसिबल था कि उन 3 मास्क पहने हुए चोरों में से 2 यही हो। और पुलिस वालों को कंफ्यूजन इस बात की थी कि अब पता कैसे लगाया जाए कि वो कौन थे या कौन था।
इन दोनों में से। अगर दोनों में से एक भी इनोसेंट हुआ, फिर भी दोनों को कैद कर लिया गया, तो ये उस इनोसेंट भाई के लिए बहुत बड़ा अन्याय होगा। खैर, अब मैं जो आपको एक बात बताने जा रहा हूं, उसे सुन शायद आपका दिमाग चकरा जाए। तो मैं आपको एक ऐसी स्टोरी बताने वाला था जिसे सुन आपका दिमाग चकरा जाएगा। तो सुनिए, आइडेंटिकल ट्विंस जो परफेक्ट हाइस्ट को अंजाम दे रहे हो, ये सुनने में परफेक्ट लग रहा है जैसे कि किसी मूवी का सीन चल रहा हो, लेकिन ये आइडेंटिकल क्राइम्स यानी जुड़वा भाइयों के क्राइम्स आज के नहीं है। ये क्राइम्स आपकी सोच से भी पहले हो चुके हैं। चलो, इन 3 रॉबर्स के केस को सॉल्व करने से पहले हम चलते हैं 1952 में। आपने एक वर्ड सुना होगा, अमेरिकन ब्रदर्स। अब जानते हैं वो कौन थे। ये अमेरिकन ब्रदर्स 2 भाई थे जिनका नाम था चार्ल्स फिन और जॉर्ज फिन। इन्होंने सन 1952 में एक बेकरफील्ड फ्लाइंग स्कूल से एक C-46 एयरप्लेन को परचेज किया था, जो कि एक डीकमीशन्ड एयरप्लेन था, यानी उस प्लेन को रिटायर्ड कर दिया गया था। उन अमेरिकन ब्रदर ने यह सोचा कि हम इस प्लेन को क्यों ना कार्गो प्लेन की तरह इस्तेमाल करें और बाद में हम अपनी एयरलाइन भी चालू कर लेंगे। लेकिन इससे पहले वो कुछ करते, प्रॉब्लम्स उनका इंतजार कर रही थी। सबसे पहले तो उस प्लेन को अपने नाम पर करवाने के लिए उन्हें फ्लाइंग लाइसेंस चाहिए था, जिसके लिए उन्हें सिविल एरोनॉटिक्स और फेडरल सिक्योरिटी एजेंसी के पास धक्के खाने पड़े। और फाइनली जब उन्हें उनका लाइसेंस मिला, तो उन्हें उस रिटायर्ड प्लेन को रिपेयर करवाना पड़ा, जिसका खर्चा काफी ज्यादा था। वो भी वो वाला प्लेन जो कि पिछले 6 साल से स्कूल के बैकयार्ड में खड़ा हुआ था, और उसी दौरान उस स्कूल का प्लेन वाला रनवे वो भी छोटा हो चुका था और ज्यादातर जगह झाड़ियों ने ले ली थी। और प्लेन को टेक ऑफ करने के लिए, यानी जमीन से हवा तक भगाने के लिए, वो स्पेस ही नहीं बचा। लेकिन उन दोनों ब्रदर्स ने यह भी रिस्क उठा लिया और प्लेन को थोड़ी सी जगह से ही टेक ऑफ करा दिया, वो भी सक्सेसफुली। और फिर उस प्लेन को दोनों भाइयों ने इंटरनेशनल एयरपोर्ट कॉर्पोरेट कंपनी के पास लीज पर दे दिया कि भाई रख लो, एक बार हमें इसका किराया देते रहना। लेकिन फिर से वो मुश्किलों ने उनका दरवाजा खटखटाया। दरवाजा खटखटाने वाले शख्स थे FBI वाले। FBI वाले उनसे सवाल पे सवाल करने लगी और इन्वेस्टिगेशन 8 महीनों तक चली। सालों, तुमने ये प्लेन कहां से खरीदा और इसे उड़ाया कैसे, और तुम्हारा इस प्लेन को खरीदने का मकसद क्या था, वगैरह वगैरह। क्या तुम 2 नंबर का काम करते? मामला यह था कि स्कूल अथॉरिटी के पास उस प्लेन को बेचने की कोई अथॉरिटी नहीं थी। यह प्लेन सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए ही यूज किया जाना था। अब उस प्लेन पर इतना खर्चा करने के बाद, उसे खरीदने के बाद, अब उस अमेरिकन ब्रदर्स को यह पता चला कि उस जहाज की खरीद तो गैर कानूनी थी। तो फिर उन्हें उस प्लेन को वापस लौटाने के साथ साथ $1,98,000 का जुर्माना भी लगा दिया गया। लेकिन अमेरिकन ब्रदर्स उस प्लेन को किसी भी कीमत पर वापस नहीं करना चाहते थे, वो भी तब जब उन्होंने इतने सारे रूल्स एंड रेगुलेशन को फॉलो करने के बाद बड़ी मुश्किल से खरीदा था। और साले वो लोग 2-4 FBI वाले साले उसे वापस मांग रहे थे, और ना ही वो उस करीब $2 लाख का जुर्माना देने को इंटरेस्टेड थे। तो उन्होंने किया ये, उन्होंने उस लीजिंग कंपनी से उस प्लेन को चोरी किया और वापस उस स्कूल में ले आए, जिसके बाद उस प्लेन को वहां पर भी सीज कर दिया गया, वो भी बिना वारंट। जिसके विरोध में उन भाइयों ने वहां से भी उस प्लेन को चुरा लिया और उसे नेवाडा के रेगिस्तान में किसी अबैंडन्ड एयरपोर्ट पर छिपा दिया। अब अमेरिकन ब्रदर्स जॉर्ज कोर्ट में पेश होता है और फेडरल गवर्नमेंट को कहता है कि इस केस को अभी के अभी रफा दफा करो। लेकिन जब कोर्ट में जज के द्वारा पूछा जाता है कि तुम जॉर्ज हो या चार्ल्स, तो उसने कोई जवाब नहीं दिया। इसी कारण की वजह से उसे अरेस्ट कर लिया गया और थाने ले आए। फिर जल्दी उसे छोड़ भी दिया जाता है। जिसके बाद अमेरिकन ब्रदर्स ने FBI के साथ एक गेम खेला। जब FBI नवाडा के रेगिस्तान में पहुंची उस प्लेन को कैप्चर करने के लिए, तो चार्ल्स वहां पर पहले से ही खड़ा था, लेकिन FBI के पास उसको गिरफ्तार करने के लिए कोई भी अरेस्ट वारंट नहीं था। तो FBI वालों को खाली हाथ ही लॉस एंजलिस लौटना पड़ा। लेकिन जब FBI वालों को चार्ल्स का अरेस्ट वारंट मिल गया कि जाओ उसे गिरफ्तार कर लो, तो वो नवाडा के उन रेगिस्तान में उस एयरपोर्ट पर पहुंचते हैं। लेकिन वहां चार्ल्स के कपड़ों में जॉर्ज खड़ा था, और जब FBI वालों को यह पता चला कि उनके साथ चालाकी हुई है, तो उन्होंने जॉर्ज को ही वहां से उठा लिया, वो भी इल्लीगली। जब कोर्ट में दोनों अमेरिकन ब्रदर्स को
पेश किया गया तो अदालत को उन्हें छोड़ना पड़ा, क्योंकि यह बता पाना बहुत मुश्किल था कि असल में प्लेन की चोरी किस भाई ने की है। इन दोनों में फर्क ना करने की वजह से ज्यूरी ने केस को वहीं डिसमिस कर दिया, उन्हें रिहा कर दिया। लेकिन बाहर आने के बाद अमेरिकन ब्रदर्स ने एक और पंगा खड़ा कर दिया। उन्होंने उस सरकारी जज को ही बंदी बना लिया, क्योंकि उनके अकॉर्डिंग इसी जज ने फैसला सुनाया था और उनके मेहनत से खरीदे हुए प्लेन को उनसे गैर कानूनी रूप से दूर कर दिया था। क्या रिवेंज है। लेकिन इस बार उन दोनों भाइयों ने ही एक फेडरल ऑफिसर को बंदी बना लिया था। तो इस बार कोई कंफ्यूजन नहीं थी कि सजा किसको देनी है। दोनों को ही इस केस में निपटा दिया गया। 115 दिन की जेल हुई। देखा क्या क्या कांड हुए थे। चलो अब वापस अपने बर्लिन वाले केस पर वापस आते हैं। सीसीटीवी में 3 चोर दिखने के बावजूद, जो कि पास ही की सड़क से एक वैन में से निकलते हैं, जिनके पास एक फोल्डिंग लैडर, एक रोप लैडर, स्क्रू ड्राइवर और क्रोबा था और काफी बैग्स थे लूटे हुए सामान को डालने के लिए। यह सीसीटीवी फुटेज किसी काम की नहीं आई, क्योंकि उन्होंने तो मास्क पहना हुआ था। लेकिन पुलिस के पास एक हुक्म का यक्का था, वो ग्लव वाला डीएनए एविडेंस, जो पुलिस के अकॉर्डिंग एक कंक्लूसिव एविडेंस था। राइट, बट नो। देखिए, जो बायोलॉजिकल एविडेंस होते हैं जैसे कि डीएनए, वो एक बहुत ही बढ़िया सर्कमस्टांशियल एविडेंस होता है, जिसे कि बायोलॉजिकल मटेरियल, जैसे कि इस केस में वो पसीने की बूंद जो क्राइम सीन पर मिली थी, उसे सस्पेक्ट के डीएनए से मैच करके दोषी का पता लगाया जा सकता है। लेकिन यही डीएनए एविडेंस हीट और ह्यूमिडिटी के चलते डैमेज भी हो सकता है। जो डीएनए क्राइम सीन पर मिला है वो इनकम्प्लीट भी हो सकता है, या 2 या 3 जानों के डीएनए का मिक्स भी हो सकता है, किसी ने भी उस ग्लव्स को छुआ हो सकता है, वगैरह वगैरह। और ये सब चीजें मिलकर फॉल्स और पार्शियल मैच भी दे सकती हैं। इसलिए डीएनए एविडेंस मिलना किसी के इन्वॉल्वमेंट की पॉसिबिलिटीज बता सकता है। लेकिन उन्हीं बंदों ने यह क्राइम किया है, उसका फुल प्रूफ एविडेंस नहीं होता। डीएनए पर थोड़ा ना लिखा है इन बंदों ने ही चोरी की है। इसलिए सिर्फ डीएनए एविडेंस के आधार पर हम किसी को भी दोषी नहीं करार कर सकते। इसलिए उसके साथ कुछ और सपोर्टिंग एविडेंस की जरूरत पड़ेगी, जैसे कि फिंगरप्रिंट्स। वो तो सभी के सेम नहीं होते। और इस केस में जो सस्पेक्ट्स पुलिस के हाथ लगे हैं वो तो थे भी ट्विंस, वो भी आइडेंटिकल ट्विंस, यानी डीएनए तक सेम है उनका। बस यही कड़ी पुलिस के लिए नाकामयाब साबित हुई, क्योंकि मोनोजाइगोटिक ट्विंस यानी कि आइडेंटिकल ट्विंस, इनको सिर्फ उनके फिंगरप्रिंट से ही पहचाना जा सकता है। और ऐसा कोई भी केस बर्लिन की हिस्ट्री में पहले कभी नहीं हुआ था। पुलिस को पता ही नहीं था कि ऐसे केस से कैसे डील करना है, इन केसों में करना क्या होता है। हालांकि इन दोनों भाइयों के नाम पास्ट में छोटी मोटी चोरियों के रिकॉर्ड्स थे। छोटे मोटे क्राइम तो ये करते रहे, इसलिए तो पुलिस का पहले से ही उनके पास डीएनए सैंपल था उनके क्रिमिनल डेटाबेस में, और यहीं से पुलिस ने उनके डीएनए को मैच किया। और बस पुलिस के पास इसके अलावा और कोई सबूत नहीं था। ना ही पुलिस को उनके घर से लूटा हुआ सामान मिला जिससे वो उनको इस केस में घसीट सकें। और अमेरिकन ब्रदर्स की ही तरह इन भाइयों के केस में भी पुलिस किसी एक भाई को क्राइम सीन से जोड़ने में असमर्थ रही। हाँ, ये बात श्योर थी, वो मैं आपको बता देता हूँ। किसी एक ने तो इस हाइस्ट को अंजाम दिया था। वो कौन सा भाई था ये बता पाना असंभव था, और ये बात पुलिस को भी पता थी। इसलिए पुलिस दोनों भाइयों में से किसी भी एक भाई पर केस नहीं बना सकी, और निश्चित रूप से किसी भी भाई को इस शक के बिना पर पकड़ के रख नहीं सकती थी। हाँ भाई, उनमें से किसी एक ने चोरी की है, चलो इसको उठा लो। और दोनों भाइयों को एक साथ तो बिल्कुल भी नहीं रख सकती थी बिना किसी सबूत के, क्योंकि अगर उनमें से एक भी बेगुनाह है बाय चांस, तो ये उस बंदे की आजादी का उल्लंघन होगा। और ये पुलिस वालों का सबसे सही फैसला भी था, क्योंकि कानून हमें यह राइट नहीं देता कि किसी को भी शक के बिना पर इनडेफिनेटली पकड़ के रख सके। बाकी अगर कोई क्रिमिनल पुख्ता एविडेंस ना होने की वजह से अपराधी घोषित नहीं भी होता तो कोई चक्कर नहीं, लेकिन कोई बेगुनाह, कोई निर्दोष गलत तरीके से जेल में लॉकअप हो, ये कोई इंसाफ नहीं। हसन और अब्बास के लॉयर ने भी इसी दलील को जज के सामने रखते हुए ये कहा कि एक ग्लव जिस पर डीएनए के एविडेंस मिले हैं वो सिर्फ एक एविडेंस है जो सिर्फ ये दर्शा सकता है कि किसी ने वो ग्लव पहने हुए, ये नहीं कि वो एक्चुअली क्राइम सीन पर है। पॉसिबिलिटी ये भी हो सकती है उनके क्लाइंट को ग्लव्स पर उस डीएनए के सहारे फंसाने की कोशिश की हो। इस तरह वो दोनों भाई इस केस से बाइज्जत बरी हो गए और पुलिस के मुंह पर हंसते हुए वहां से 9 तो 11 हो गए। लेकिन ये सबको पता था कि चोरी उन दोनों भाइयों ने ही की है या उनमें से किसी एक ने। लेकिन कानून के एक लूप होल ने उनकी $7 मिलियन की चोरी के इल्जाम से बाहर निकलने में मदद की। इस केस में हमें क्या सीखने को मिलता है कि जुड़वा भाइयों से बच के रहना चाहिए। जस्ट किडिंग। Over and out.